राधा अपनी बुआ और फूफा के साथ रहती है। कम उम्र में ही राधा के माँ और पिता का देहांत हो गया था, इसीलिए तब से राधा अपने बुआ और फूफा के साथ ही रहती थी। लेकिन वो लोग राधा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। राधा से ही घर के सारे काम करवाते थे, नौकरानी की तरह रखते थे। अब राधा की बुआ अनीता और फूफा रमेश उसकी ज्यादा उम्र के आदमी, जो कि नशेड़ी था, उससे शादी तय कर देते हैं। जब ये बात राधा को पता चलती है तो वो अपने बुआ फूफा के पास जाती है और उनसे रोते हुए कहती है, बुआ जी, फूफा जी, आप लोग मेरे साथ क्यों ऐसे कर रहे हो? जो इंसान खुद अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता है, हमेशा नशे में रहता है, आप क्यों ऐसे लड़के से मेरी शादी करवा रहे हो? मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे चल, ये आंसू हमें मत दिखा। एक तो इतना बड़ा कर दिया, उसका कुछ नहीं। अरे हमारे भी हालात ठीक नहीं है। जो जैसा लड़का मिलेगा उससे ही तो शादी करवाएंगे ना। वैसे भी हमारी बेटी की शादी में ही सब दे दिया था। वो तो भला हो इन लोगों का जो बिना लेन देन के मान गए हैं। अब तू भी ज्यादा नाटक मत दिखा। हमने जो सोचा है तेरे लिए बिल्कुल ठीक है। वो राधा की एक नहीं चलती है और उसकी जबरदस्ती शादी करवा ही दी जाती है। और अब राधा अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद भी राधा को कोई खुशी नहीं मिलती है। एक दिन राधा पढ़ाई कर रही होती है, तभी राधा की सास जानकी आती है और राधा की किताब फाड़ देती है। क्यों महारानी जी, घर के काम क्या दिखाई नहीं देते हैं? या घर के काम मुझे ही करने हैं क्या? आज से किताब तो क्या, एक पन्ना भी तेरे हाथ में दिख गया ना तो तेरी खैर नहीं। माँ जी, मैं तो बस अपनी किताब ही पढ़ रही हूँ ना, इसमें क्या परेशानी है? अब तो मुझसे जुबान लड़ाने लगी। रुक, आज मैं बता ही देती हूँ कि मुझसे जुबान लड़ाने का क्या अंजाम होता है, ताकि आगे से ये गलती तू कभी ना करे। जानकी अपनी बहू को बहुत मारती है। बस जानकी ही नहीं बल्कि राधा का पति, उसकी ननद, सब लोग राधा पर बहुत अत्याचार करते रहते हैं। राधा को घर से बाहर तक नहीं जाने देते हैं और राधा बेचारी चुपचाप ये सब कुछ सहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद राधा के पड़ोस में ही मुकुल नाम का लड़का अपनी माँ के साथ आता है। मुकुल काफी अच्छा लड़का था। एक शाम मुकुल छत पर टहल रहा होता है, तभी राधा छत पर सूखे हुए कपड़े उतारने जाती है। राधा के हाथ में चोट के निशान थे। इतनी गहरी गहरी चोट के निशान? मुकुल इससे पहले कि कुछ कहता, राधा नीचे चली जाती है और रात में राधा की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। कैसे लोग हैं, इसीलिए कहते हैं अगर तुम अत्याचार सहोगी तो लोग तुम्हें दबाते ही रहेंगे। मुकुल को राधा के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। ऐसे ही एक दिन राधा के ससुराल वाले राधा को बहुत मार रहे होते हैं और मुकुल ये सब देख लेता है। मुकुल तुरंत पुलिस को बुलाता है और राधा के घर लेकर चला जाता है। सब कुछ पुलिस के सामने ही था। देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये लोग अपनी बहू पर कितना अत्याचार करते हैं। राधा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये झूठ बोल रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे। नहीं, ये लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं। आपने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। मैं काफी टाइम से देखता आ रहा हूँ। ये लोग रोज ही अपनी बहू को मारते हैं, घर से बाहर तक आने देते। पुलिस राधा के ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है। जिसके बाद मुकुल की माँ सरिता राधा के सर पर प्यार से हाथ रखती है और राधा से बोलती है, बेटा तू चिंता मत कर और ना ही खुद को अकेला समझ। अब से हम लोग ही तेरा परिवार है। तूने बहुत दुख देखे हैं बेटा। राधा अब मुकुल और सरिता के साथ ही रहती थी। सरिता और मुकुल को राधा काफी अच्छी भी लगती थी। एक दिन राधा ने सबके लिए आलू गोभी की सब्जी और पराठे बनाए थे, जिन्हें खाकर सरिता बहुत खुश हो जाती है। वाह बेटा, तेरे हाथ में तो बहुत स्वाद है। तू जो कुछ भी बनाती है ना, उसका स्वाद और भी ज्यादा हो जाता है। अब तो तूने हमें बहुत बुरी आदत लगवा दी है अपने हाथ के खाने की। धन्यवाद माँ जी, आपको और खाना दो। खाना तो मैं और खाऊंगी, लेकिन बेटा मुझे लगता है अब तुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तू अपना काम शुरू कर। इतना अच्छा खाना बनाती है तो अब तुझे अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। और तू मुझे अपनी बहू के रूप में बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे बेटे से शादी कर ले और तुम दोनों अपना घर बसाओ। राधा को सरिता की बात बिल्कुल ठीक लगती है और अब राधा अपना एक रेस्टोरेंट खोलती है और जिसमें राधा का पति मुकुल और उसकी सास सरिता उसका पूरा साथ देते हैं। राधा की अब जिंदगी काफी अच्छी हो गई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद मुकुल का पूरा काम ठप पड़ गया।
बहुत भारी लॉस हो जाता है उसे काम में। राधा अपना रेस्टोरेंट बेच देती है, घर बिक जाता है, बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। मुकुल और सरिता दोनों ही टूट जाते हैं। आप लोग इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकते हैं? अरे बुरा समय ही तो है ना, ये भी चला जाएगा। अगर आप इसका दुख मनाओगे तो कैसे चलेगा? लेकिन बहू, अब कहाँ ही कुछ बचा है हमारे पास। सब कुछ तो खराब हो गया। मुकुल का काम डूब गया, हमारा घर बिक गया। माँ जी, मेरे कितने बुरे हालात थे, मैं कैसी हो गई थी। वो दिन भी कहीं ज़्यादा रह पाए। हाँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, ये दिन भी चले जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। राधा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे अब हमारे पास क्या ही बचा है? ना पैसे हैं, ना कोई काम, सब कुछ तो चला गया। मुकुल जी, अगर आप भी हिम्मत हार जाओगे ना तो माँ जी को कौन संभालेगा? हम हिम्मत नहीं हार सकते हैं। अरे अभी तो हमने बहुत कुछ करना है ना, सबको कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम हार भी नहीं मानेंगे। हाँ, कोशिश तो करनी चाहिए। राधा सबको हिम्मत देती है, जिसके बाद राधा अब खुद भी अपना ढाबा खोलने की सोचती है। और ढाबे के सिलसिले में राधा जंगल के रास्ते से गांव जा रही होती है। तभी राधा को घास का ढेर दिखाई देता है। अरे घास का ढेर, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? शहर में तो वैसे भी इतनी ज्यादा गर्मी है, और जब लोगों को घास का ढाबा मिलेगा, उसकी ठंडक मिलेगी, तो लोगों को कितना अच्छा लगेगा ना। चलो, अब मुझे मेरा रास्ता साफ दिख रहा है। राधा अब अपना घास का ढाबा खोलती है, और वो भी शहर में। घास का ढाबा लोगों को काफी अनोखा लगता है, इसीलिए लोग वहां आना पसंद करते हैं। राधा के हाथ का खाना भी बहुत अच्छा था, इसीलिए लोगों को अब और भी आनंद मिलता है, और अब उनके हालात सुधर जाते हैं। बहू, तूने सही कहा था, कोशिश करनी चाहिए, और तेरी कोशिश कामयाब हो गई। फिर इस तरह से गरीब बहू का घास का ढाबा चलने लगता है, और वो खूब आगे जाती है। पूनम दी, आपको पता है ना कि हम यहाँ किस मकसद से आए हैं? हमें इन बिरलास को लूटना है और यहाँ से रफा दफा होना है। इसलिए उस अतुल से ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है। हाँ त्रिशा, मैं जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, और हम दोनों बहनें अपना मकसद पूरा करके ही निकलेंगी यहाँ से। वाह त्रिशा, ये साड़ी तो आप पर बहुत जच रही है। थैंक यू रिया दीदी। और त्रिशा, 1 मिनट जरा मेरे साथ चलना दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है पूनम दी। क्या हुआ दी, बोलो जल्दी। त्रिशा, अभी अभी मेरी वकील से बात हुई है। प्रॉपर्टी के कागज बस बन ही रहे हैं थोड़े दिन में। बस एक बार पेपर्स तैयार हो जाए, फिर हम दोनों धोखे से सबके छापे लेकर सबकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा सकते हैं। हाँ दी, हमें कैसे भी करके बस जल्दी से इन बेवकूफ बिरलास को लूटकर यहाँ से गायब हो जाना है। इसका मतलब ये दोनों चुड़ैलें मेरे घर वालों की प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी हैं, और इनका अतुल और यश से शादी करने का मकसद भी वही था। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे इन दोनों को इनकी घटिया चालों में कामयाब होने ही नहीं देना है। मुझे अपने परिवार को बचाना ही होगा, हर हाल में। क्या हुआ बेटा, तू यहाँ पर अचानक से कैसे? कुछ हुआ है क्या तेरे ससुराल में? अरे नहीं नहीं माँ, बस यूं ही आ गई। सासू माँ, ससुर जी और देवर जी किसी रिश्तेदार की शादी में गए हैं। मैंने सोचा कि उनके साथ वहाँ शादी में जाने से अच्छा यहाँ आ जाऊं, अपने मायके में कुछ दिन आराम करने के लिए। एकदम सही किया तूने रिया बेटा। पूनम बहू, त्रिशा बहू, जल्दी से अपनी ननद के लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बना लाओ। हाँ त्रिशा और पूनम, मुझे ना वो प्याज के पकोड़े खाने का मन कर रहा है, वो वाले पकोड़े ही तल दो, और चाय में भी अदरक और इलायची अच्छे से कूट कर डाल देना। ठीक है ननद जी। त्रिशा, पूनम, आज आश्रम में 200 से भी ज्यादा लोगों के लिए खाना भेजना है, इसीलिए आज तुम दोनों पूरी मेहनत मशक्कत करोगी और खाना बनाओगी, समझी तुम दोनों? 200 लोग? लेकिन इतने लोगों का खाना हम दोनों बहनें एक साथ कैसे बना पाएंगी? अरे करने को तो एक व्यक्ति हर एक नामुमकिन काम कर सकता है, फिर ये तो केवल 200 से ऊपर ही लोगों का खाना है। बहुओं के शुभ हाथों से बनना चाहिए खाना, इसीलिए तुम दोनों को ही बनाना होगा। अब वरना मैं थोड़ी बहुत मदद कर देती। बड़ी आई थी ना मेरे घर वालों की जायदाद लूटने, लेकिन अब इस घर की बेटी आ गई है। अब मेरे होते हुए ये दोनों डायने किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी। हाँ।
अब जब दोनों रसोई में आएंगी तब इस फर्श से फिसलकर धड़ाम करके गिरेंगी और फिर अगले 2 हफ्तों तक चल ही नहीं पाएंगी। मर गई रे। त्रिशा, हम दोनों तो बुरी तरह फंस गए। अब हम प्रॉपर्टी के कागजों पर इन सभी फटीचर घर वालों के अंगूठे के छाप कैसे ले पाएंगे? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है पूनम दी। अब हमारे पास ठीक होने तक इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ त्रिशा, तू सही कह रही है। अब जब तक हमारा ये टूटा हुआ पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक हम यूं ही बैठ सकते हैं, लेकिन एक बार बस ये पैर ठीक हो जाए तब देखना, 1 मिनट में सबको घर के बाहर कर देंगे हम, और इस घर पर सिर्फ और सिर्फ हमारा राज होगा। प्रॉपर्टी के पूरे हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ हमारा राज होगा। हंस लो चुड़ैलो, जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि तुम्हारी हर एक चाल को मात देने के लिए तुम्हारी ननद बैठी है यहाँ पर। मैं तुम दोनों को अपने बुरे मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगी। पूनम दी, देखो, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। सभी घर वाले बेहोश हो गए हैं। अब बस जल्दी से हम सबके अंगूठों के छाप ले लेते हैं और फिर सब कुछ हमारा। हाँ त्रिशा। पुलिस? ये कैसे हो सकता है? हमने तो तुम सबको बेहोशी वाली खीर पिलाई थी। तुम दोनों को क्या लगा तुम दोनों शेर हो? अरे बेवकूफो, तुम दोनों शेर हो तो तुम्हारी ये ननद सवा शेर है, समझी तुम? रिया ने ऐन वक्त पर रसोई में जाकर उस बेहोशी वाली खीर को अच्छी वाली खीर से बदल दिया था। लेकिन अब क्या फायदा? प्रॉपर्टी के कागजों पर तो सबके छाप लग चुके हैं। त्रिशा त्रिशा त्रिशा, कितने बेवकूफ हो ना तुम दोनों बहनें। अरे बैल बुद्धियों, ये रहे वो असली प्रॉपर्टी के कागजात। जिन कागजों पर तुमने सबके छाप लिए हैं वो नकली हैं और मेरे हाथ में जो है वो असली है, और अब ये असली वाले भी हो जाएंगे बर्बाद। नहीं, ऐसा मत करो। हमारा प्लान फ्लॉप नहीं जा सकता। हमारी मेहनत यूं जाया नहीं जा सकती। तुम दोनों लालच में इतना गिर जाओगी ये कभी सोचा भी नहीं था हमने। इस परिवार ने कभी तुम दोनों को अपनी बहू नहीं माना। हमेशा बेटी की तरह प्यार मिला है तुम दोनों को, लेकिन कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। गिरफ्तार करके ले जाओ इन भूतनियों को और इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देना इंस्पेक्टर साहब।